पार्ट 1 में बीपीएससी टीआरई 1 लैंग्वेज पेपर 1 फर्स्ट सिटिंग हिंदी का क्वेश्चन 26 to 35 देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? हमें पूछा जा रहा है अव्यय नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले समझते हैं अव्यय होता क्या है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। ठीक है, जैसे आज, भीतर, बाहर, अंदर, कल, परसों, इस तरह से। आज और भीतर अव्यय हैं क्योंकि ये स्थिर रूप में रहते हैं। तो ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएगा? ये दोनों अव्यय है। जूता एक संज्ञा है जिसका रूप बदल सकता है, जैसे जूते, जूतों, इसलिए यह अव्यय नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ध्वनियों की अवधि, समय को दर्शाते हैं। ये तीनों स्वर के प्रकार होते हैं, जैसे अ, ह्रस्व, आ, दीर्घ, इस तरह से। व्यंजन में यह वर्गीकरण नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? समझते हैं। तालव्य ध्वनियां वे हैं जो तालु से उच्चरित होती हैं, जैसे च, छ, ज, झ, सभी तालव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों च, छ, ज, झ, ये दोनों तालव्य ध्वनियां हैं। लेकिन ऑप्शन सी जो है ट, ठ, ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तालव्य ध्वनियां। तो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द है? शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले समझते हैं उत्तम पुरुषवाची शब्द होता क्या है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, हम होते हैं। हमको और मुझ में, ये दोनों भी उत्तम पुरुष के ही रूप हैं। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, हमको, मुझ में, ये सब उत्तम पुरुषवाची शब्द हैं। ठीक है, और जो ये तुम है, ये मध्यम पुरुष है, इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी तो उत्तम पुरुषवाची शब्द हैं, लेकिन ऑप्शन ए ये मध्यम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? क्या पूछा जा रहा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, समझते हैं। वाक्य में कहीं, कहीं शब्द जो है ये स्थान को दर्शा रहा है, यह बताता है कि क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक, यह ना समय बताता है ना रीति। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? लक्षणा क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति का वह रूप है जिसमें शब्द का मुख्यार्थ सीधा अर्थ छोड़कर उससे संबंधित दूसरा अर्थ लिया जाता है। जैसे एक से अधिक बातें लागू होती हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों होता है लक्षणा में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विभाव किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। विभाव वह होते हैं जो स्थायी भाव को जागृत या उद्बोधित करते हैं और रस उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारक, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? विभाव वह होते हैं जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं, तो विभाव ही स्थायी भाव को जगाते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? जिससे रस उत्पन्न हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है? रस उत्पन्न करने में सहायक होते हैं,
ठीक है, यह भी सही है क्योंकि विभाव रस उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, जिसको रस उत्पन्न हो, ये नहीं होगा क्योंकि यह आश्रय या रस अनुभव करने वाला के लिए होता है, विभाव के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लड़के ने कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, हमें कारक पूछा जा रहा है। ठीक है, समझते हैं। ये जो वाक्य है, लड़के ने कुत्ते को मारा, यहाँ पे लड़के ने, ये कर्ता कारक है। कर्ता का क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने। कुत्ते को, ये जो को है ये कर्म कारक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, इस तरह से होता है ना। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कहीं पे कर्ता कारक या कर्म कारक है, ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, करण है, आपादान है, संबंध है, अधिकरण है, ये चारों हैं। तो ये तो नहीं होगा, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना तो कर्ता कारक दिया गया है ना तो कर्म कारक दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। संक्षिप्ति, आइए समझते हैं। संक्षिप्ति या संधि या समास, इससे बना शब्द अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। संक्षिप्ति की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं, बल्कि वह किसी बड़े शब्द का हिस्सा होता है, ये दूसरी विशेषता हो गई। उसका काम मूल शब्द के अर्थ को जोड़ना या संकेत करना होता है, ये तीसरी विशेषता हो गई। तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए, संधि एक स्वतंत्र शब्द है। अभी हमने क्या पढ़ा कि संक्षिप्ति जो है ये स्वतंत्र शब्द नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं होता है। यहाँ पे दिया गया है स्वतंत्र शब्द है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, संधि मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, सही है, वह अर्थ से जुड़ी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, सही है, यह अकेले पूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा जो विशेषता नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विशेषता नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ये विशेषता नहीं है। क्या विशेषता है इसकी, कि संधि एक स्वतंत्र शब्द नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, समझते हैं। महाशय शब्द ये कैसे बना है, महाज और आशय, इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, यहाँ पे महा का आ, आशय का आ, दोनों आ मिलकर क्या बना, आ दीर्घ स्वर, यानी दोनों आ मिलकर एक ही दीर्घ आ बन गए, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।